बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम हाफिज़ मोहम्मद जाहिद फ़ारूक, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन फिज़िक्स एट डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल। तो बिस्मिल्लाह करते हैं चैप्टर नंबर 14 से। चैप्टर 14 है अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब चैप्टर 13 में हमने पढ़ा था कि जब किसी कंडक्टर में से करंट पास करती है तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। सेम इसी तरह से जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर के साथ लिंक होगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में लिंक्ड हैं, इस वजह से इन दोनों को इकट्ठा ही स्टडी किया जाता है। तो चैप्टर 14 में हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। उनमें से कुछ हमारे पास ये हैं, जैसे कि अगर किसी कंडक्टर में से करंट पास करेगा तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद इसी कंडक्टर को जब हम एक सोलिनॉइड की फॉर्म में, एक कॉइल की फॉर्म दे देंगे तो इसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए हम एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे। फिर इसके बाद CRO के बारे में पढ़ेंगे, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम वेव्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। इसके बाद मोटर के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह हम किसी कंडक्टर के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस करके उसको मोटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस मोटर की हेल्प से आप DC फैंस बना सकते हैं, सीलिंग फैंस बना सकते हैं एंड सो ऑन। ये चीजें भी इसमें डिस्कस होंगी इसी चैप्टर के अंदर। इसके बाद हम गैल्वानोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज अ बेसिक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन फिजिक्स। इस गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में, एमीटर में और ओम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये इसकी प्राइमरी सी शेप। इसके बाद हम एक कन्वेंशनल किस्म का सेंसिटिव गैल्वानोमीटर पढ़ेंगे, दैट इज कंपोज्ड ऑफ अ हैंगिंग कॉइल। तो ये पुराना किस्म का गैल्वानोमीटर है, इसका बेसिक फंक्शन और इसकी सेंसिटिविटी भी हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। इस गैल्वानोमीटर के बाद हमने एवोमीटर पढ़ना है, दैट इज नोन एज आल्सो अ मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर बेसिकली एम्पेयर्स, वोल्टेज और ओम्स को मेजर करने के लिए यूज होता है और इसकी मोस्ट रिफाइंड फॉर्म हमारे पास इस डिजिटल मल्टीमीटर की फॉर्म में है, जो हम इस चैप्टर के एंड पे स्टडी करेंगे। अब इस चैप्टर में हमने जो चीजें स्टडी करना है उनमें से सबसे पहले हमारे पास है पहला टॉपिक, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अलोंग अ स्ट्रेट वायर। अब इसके लिए हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट पहले करना है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें एक कार्डबोर्ड चाहिए, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ये हमारे पास कार्डबोर्ड का पीस है, इसमें से हमने कंडक्टर को पास करवाना है। ये हमने कंडक्टर को इसमें से पास करवा दिया। अब हम इस कंडक्टर को एक बैटरी के साथ जोड़ देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्विच। तो इस वक्त देखें कि स्विच ऑफ है। अगर हम इस कंडक्टर की सराउंडिंग में कंपासेस प्लेस कर दें तो कंपासेस जो नॉर्मल हमारा नॉर्थ है उस डायरेक्शन में पॉइंट करेंगी। उसके बाद हम इस स्विच को ऑन कर देते हैं। स्विच ऑन करने से अब इसमें से करंट का फ्लो स्टार्ट होगा। करंट हम यहाँ पे कन्वेंशनल लेंगे, जो कि पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से होती है। तो positive charge is flowing from positive terminal to the negative terminal in the external circuit of the battery। तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज सर्किट के अलोंग
मूव कर रहा है। अब जैसे ही करंट का फ्लो स्टार्ट होगा, इस कंडक्टर की सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब इस फील्ड को चेक करने के लिए हमने इसकी सराउंडिंग में 4 कंपसेस रखी हुई हैं। तो ये कंपसेस पहले जो नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट कर रही थी, अब ये फौरन अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन कर लेंगी। तो इस तरह से हमारे पास सर्कुलर टाइप का मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब इस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स में सबसे पहले हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप इन द रीजन सराउंडिंग द करंट कैरिंग वायर। तो इसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो कि हमें कंपास ने शो किया। दूसरे नंबर पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ये कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होगा, यानी कि वो सर्कल्स जिनका एक ही सेंटर है और वो सेंटर हमारे पास होगा कंडक्टर। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ उतनी देर तक यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा जितनी देर तक कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है। जैसे ही करंट का फ्लो स्टॉप होगा तो साथ ही हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड भी वैनिश हो जाएगा। अब इसका चौथा रिजल्ट ये है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेक करना चाहते हैं बाय रिवर्सिंग द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी, तो बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स करने के साथ ही जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अपने आप को रिवर्स कर लेगा। तो अब ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शो हो रही है। सो रिवर्सिंग द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी आल्सो रिवर्सेस द मैग्नेटिक फील्ड। अब इस फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड रूल यूज करेंगे, राइट हैंड ग्रिप रूल भी इसको कह देते हैं। अब इस रूल के लिए हमारे पास बेसिक ये है कि जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा हो उस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की थंब को आपने पॉइंट करना है। तो कर्ल फिंगर्स जो होंगी वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेंगी। तो सामने फिगर में देखें हमारे पास करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो थंब हमने अपवर्ड डायरेक्शन में किया, तो हमारी कर्ल फिंगर जो है अगर हम इसको अपवर्ड डायरेक्शन से व्यू करें तो दीज आर फॉर्मिंग द सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसी तरह हमने बाद में करंट को रिवर्स किया था। करंट को रिवर्स करने से अब करंट की डायरेक्शन हो जाएगी डाउनवर्ड, तो थंब आ गया हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब अगर हम ऊपर से इसको व्यू करें तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो करंट रिवर्स करने से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया। तो साथ ही इसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी करंट के रिवर्स करने की वजह से। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करना है। तो हमने देखना है कि इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगती है और कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब इसको चेक करने के लिए फिर हम एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास ये दो फिगर में शो की हुई कंडक्टिंग रेल्स जो किसी कंडक्टिंग मटेरियल की होनी चाहिए। आप एल्यूमिनियम की, कॉपर की या किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की ले सकते हैं। अब इन रॉड्स को स्मूथ होना चाहिए ताकि जब हमारा कंडक्टर इसके ऊपर से मूव करे तो इसमें किसी किस्म की फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी का लॉस हो। तो ये हमारे पास रेल्स हैं। तो इन रेल्स का जो दरमियान का डिस्टेंस है दिस इज कैपिटल एल। अब हम इन रेल्स को पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं। लोअर रेल को हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया और अपर रेल को हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी से कनेक्ट होने के बावजूद इन रेल्स में से करंट का फ्लो नहीं होगा क्योंकि हमारे पास अभी सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं है, ये ओपन है अभी।
अब हम क्या करते हैं कि इन रेल्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो अब ये देखें हमारी दोनों रेल्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गई, विच इज डायरेक्टेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो हम जैसे ही इसके ऊपर एक कंडक्टर प्लेस करेंगे तो सर्किट कंप्लीट होने की वजह से इसमें से कन्वेंशनल करंट का फ्लो एक्सटर्नल सर्किट में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखें कि हमारी लोअर रेल से कंडक्टर के थ्रू होता हुआ करंट अपर रेल से वापस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब इस करंट के फ्लो की वजह से हमारे कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगी। ये फोर्स राइटवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे शो की हुई है। हम बाद में देखेंगे कि ये फोर्स इस डायरेक्शन में क्यों लगती है। अब जैसे ही फोर्स लगेगी हमारा कंडक्टर राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। तो अब हम देखते हैं कि इस फोर्स को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है हमारे बैटरी ने जो करंट सप्लाई की है, जो कि रेल्स के अंदर से और कंडक्टर से फ्लो हो रहा है। पहला फैक्टर है हमारे पास करंट, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस करंट। दूसरा फैक्टर है हमारे पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये लेंथ हमारे पास आमतौर पे जो सेपरेशन होगी रेल्स की उसके इक्वल आएगी, और कंडक्टर ने चूंकि यहाँ से टच कर देना है तो सिर्फ वही लेंथ इन्वॉल्व होगी जो दोनों रेल्स के दरमियान है, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तीसरे नंबर पे हमारा फैक्टर है हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जितना फील्ड ये स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही फोर्स इसके ऊपर ज्यादा लगेगी। अब ये फील्ड हमने किसी हॉर्स शू मैग्नेट से, इसका नॉर्थ नीचे वाली साइड पे और साउथ उसका ऊपर वाली साइड पे है, वहां से हमने ये अचीव किया है, जो कि यहाँ पे मैग्नेट जो है वो शो नहीं किया हुआ, सिर्फ उसका फील्ड शो किया। और चौथा फैक्टर हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा का एंगल, दैट इज इन्वॉल्व बिटवीन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल इन्वॉल्व होगा इसके भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इन चारों प्रोपोर्शनल्स को जब हम आपस में ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू ILB इंटू साइन अल्फा। और प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम खत्म करेंगे हमें एक कांस्टेंट चाहिए, तो वो कांस्टेंट हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, दैट इज K। अब अगर हम सिस्टम इंटरनेशनल यूज करें तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज करते हुए इस K की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1। इसको जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा F इज इक्वल टू ILB साइन अल्फा। यहां से हमारे पास अगेन अल्फा आ गया, दिस इज द एंगल बिटवीन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अब हम यहां से इसकी वेक्टर फॉर्म बना लेते हैं, तो F वेक्टर इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B। चूंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट की कंडीशंस को पूरा कर रहा है तो इस वजह से I यहाँ पे स्केलर होगा और लेंथ को हम यहाँ पे एज ए वेक्टर डील करेंगे। जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि अगर हम किसी क्वांटिटी के साथ उसका यूनिट वेक्टर उसके साथ अटैच कर दें तो वो वेक्टर बन जाती है, तो यहाँ पे लेंथ हमारे पास वेक्टर के तौर पर डील होगी। तो वेक्टर फॉर्म हमारे पास आ गई F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B। यहां से हम इसका यूनिट बना लेते हैं कि अगर अल्फा हमारे पास 90 डिग्री हो तो साइन 91 हो जाएगा। तो यहां से B को सब्जेक्ट बना लें, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, दिस इज गिवन बाय F ओवर IL। अब F न्यूटन्स में, I आपके पास एम्पेयर्स में और लेंथ आपके पास मीटर्स में हो तो ये यूनिट हमारे पास बन जाएगा न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। इस न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर को हम टेस्ला कहते हैं। तो अब अगर हमारे पास I की वैल्यू 1 एम्पेयर के इक्वल हो और लेंथ हमारे पास 1 मीटर हो, कंडक्टर की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 का इन्वॉल्व हो, इक्वेशन के अकॉर्डिंग F हमारा E के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से हम
मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी कह देते हैं, या इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का नाम भी दे देते हैं। तो इसको हम यहाँ से डिफाइन कर लेंगे। If 1 Newton force is experienced by our conductor of length 1 meter and placed perpendicular to the magnetic field, if 1 ampere current is flowing through it, then the magnetic induction or magnetic flux density or magnetic field strength will be equal to 1 Tesla. तो यहाँ से टेस्ला डिफाइन हो जाएगा। अब फोर्स चूंकि हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे। अब इसके लिए ये है कि आपने राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको सबसे पहले आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करना है और अपने राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में अलाइन कर लेना है। तो आपकी जो पाम का परपेंडिकुलर होगा वो फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास राइट हैंड है, फिंगर्स हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो फिंगर्स शो करेंगी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, या मैग्नेटिक फील्ड कह लें सिंपली। हम शो करेगा करंट की डायरेक्शन को, तो पाम विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये है हमारा राइट हैंड पाम रूल। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे, तो आपने इसको याद रखना है। यही डायरेक्शन हम दूसरे मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। दैट मेथड इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के लिए आपने लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को इस तरह से खोलना है, आखिरी 2 फिंगर्स को आप फोल्ड कर लें, तो हमारे पास फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर को यूज करते हुए हम यही डायरेक्शन दोबारा से शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी फर्स्ट फिंगर को फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करें और सेकंड फिंगर को करंट की डायरेक्शन में। तो थंब जो है वो हमें फोर्स की डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह ये तीनों हमारे पास एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे। इसके बाद हमने कंडक्टर को देखा था अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर कि वो राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये फोर्स इसके ऊपर राइटवर्ड डायरेक्शन में ही लगती है या किसी और डायरेक्शन में भी लगती है। अब उसके लिए सबसे पहले देखें, फिगर के अकॉर्डिंग हमारा नॉर्थ नीचे वाली साइड पे था और साउथ ऊपर वाली साइड में। तो ये हमारे पास नॉर्थ और साउथ पोल आ गए। मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन। अब हमारा जो कंडक्टर था वो सेंटर में प्लेस हुआ था, वो अपनी सराउंडिंग में अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो उसके मैग्नेटिक फील्ड को हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो किया। अब इनटू द पेज जो हमारे पास डायरेक्शन है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस। तो हमारे पास चूंकि करंट इनटू द पेज फ्लो कर रही थी, तो इस वजह से हमने इसको क्रॉस से शो कर दिया। अब राइट हैंड रूल यूज करते हुए हमारे पास जो फील्ड आएगा दैट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आप देखें कि कंडक्टर की राइट साइड पे दोनों के फील्ड के जो एरोज हैं वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस वजह से राइट साइड के ऊपर दोनों फील्ड एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से हमारा फील्ड वीक हो जाएगा। जबकि लेफ्ट साइड के ऊपर दोनों के फील्ड्स के जो एरोज हैं वो एक ही डायरेक्शन में, तो इस वजह से हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और राइट साइड पे हमारे पास वीक मैग्नेटिक फील्ड है। तो फोर्स हमेशा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगती है। इस तरह हमारी फोर्स यूं राइटवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। तो ये तो था हमारी डायग्राम के अकॉर्डिंग या फिगर के अकॉर्डिंग। अब आते हैं दूसरी डायग्राम की तरफ जो कि हमारी बुक में बनी हुई है। बुक में मैग्नेटिक फील्ड के लिए नॉर्थ ऊपर वाली साइड पे है और साउथ नीचे वाली साइड पे है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट विल बी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मैग्नेटिक फील्ड आ गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
अब जो कंडक्टर है दिस इज रिप्रेजेंटेड हियर बाय डॉट। इसका मतलब है कि करंट जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब उसके एरोज को हमने या उसके मैग्नेटिक फील्ड को डॉटेड लाइन से शो कर दिया। अब आप देखें कि राइट साइड पे अगेन कंडक्टर की राइट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो कंडक्टर की राइट साइड पे फील्ड वीक हो जाएगा, जबकि लेफ्ट साइड पे दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पे फोर्स जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ, तो इस तरह हमारे पास अगेन फोर्स सेम राइट वर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने दोनों तरह से एक्सप्लेन कर दिया, बुक वाली फिगर के अकॉर्डिंग भी और हमारी एक्सपेरिमेंटल फिगर के अकॉर्डिंग भी। अब हमारे पास कन्वेंशंस हैं फील्ड की डायरेक्शन को शो करने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे डॉट और क्रॉस को शो किया। अब हमारे पास पेज के इनवर्ड और आउटवर्ड दो डायरेक्शंस इन्वॉल्व होंगी। अगर आपने किसी चीज की डायरेक्शन लाइक मैग्नेटिक फील्ड या करंट या किसी और चीज की मूवमेंट आउट ऑफ द पेज शो करना चाहते हैं, तो आउट ऑफ द पेज डायरेक्शन को शो करने के लिए आप यूज करेंगे डॉट। तो डॉट शो करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर आप फील्ड शो कर रहे हैं तो दिस इज आउट ऑफ द पेज, और अगर आप करंट की डायरेक्शन शो कर रहे हैं दैट इज आल्सो आउट ऑफ द पेज। तो आउट ऑफ द पेज के लिए आप डॉट यूज करेंगे। याद रखने के लिए कि आउट के एंड पे भी टी आता है और डॉट के एंड पे भी टी आता है, तो आउट डायरेक्शन के लिए आपने हमेशा डॉट यूज करना है। इसी तरह अब अगर हमारे पास इनटू द पेज आपने डायरेक्शन शो करनी है, अब इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो या करंट की डायरेक्शन है वो आपने शो करनी है, तो उसके लिए हम क्रॉस यूज करेंगे। तो क्रॉस इनटू द पेज के लिए और डॉट जो है वो आउट ऑफ द पेज के लिए। ये बाय कन्वेंशन हम ये दो डायरेक्शन यूज करते हैं, तो इनको आपने याद रखना है। पिछले टॉपिक में हमने इसको यूज भी किया है। अब हमारे पास दो स्पेशल केसेस हैं, आप इनको एप्लीकेशंस कह लें, कि अगर हमारे पास दो कंडक्टर हैं और उनमें से करंट का फ्लो हो रहा है, तो करंट का फ्लो सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो इस लिहाज से हमने इसको दो केसेस में डिवाइड कर लिया कि अगर दोनों कंडक्टर में से करंट का फ्लो सेम डायरेक्शन में हो तो उनका बिहेवियर किस तरह का होगा, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब हम देखेंगे कि वो क्यों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। अब उसके लिए देखें, सपोज करेंगे हमारे पास ये दो कंडक्टर हैं, वायर 1 और वायर 2। अब वायर 1 में भी करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है और वायर 2 में भी करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है। वायर 1 में करंट I1 और वायर 2 में I2 करंट फ्लो हो रहा है। अब दोनों का फील्ड हमने प्लॉट किया राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। वायर नंबर 1 का मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और वायर 2 का भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दोनों में करंट सेम होने की वजह से दोनों का फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है। अब इन दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन दोनों वायर्स के सेंटर में देखें गौर से, दोनों के एरोज एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस अपोजिट डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक हो जाएगा। तो अब इनका रिजल्टेंट फील्ड देखें, रिजल्टेंट फील्ड इस किस्म शेप में आ जाएगा हमारे पास। तो सेम डायरेक्शन के फ्लो के लिए वो इनटू द पेज हो या आउट ऑफ द पेज हो, तो दोनों वायर्स के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा। अब इसके रिजल्ट में दोनों वायर्स के ऊपर फोर्स लगेगी। अब आप देखें कि वायर नंबर 2 जो है वो वायर नंबर 1 के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी हुई होगी। तो दोनों में करंट आउट ऑफ द डायरेक्शन है, तो हमें इसको डॉट से शो कर दिया।
ये दोनों का फील्ड आ गया। वायर नंबर 1 ने जो फील्ड प्रोड्यूस किया है, जो वायर नंबर 2 तक पहुंच रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय V1। तो चूंकि हमारा कंडक्टर फील्ड के अंदर होगा तो फिर इसके ऊपर फोर्स लगेगी। तो अब यहाँ पे हमने फील्ड अप्लाई नहीं किया, ये फील्ड दूसरी वायर की वजह से जो प्रोड्यूस हुआ है वो यहाँ पे पहुंच रहा है। तो इसके एरो को हमने V1 से शो कर दिया। तो अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कर लें या राइट हैंड पाम रूल यूज कर लें, तो वायर नंबर 2 के ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट इज टुवर्ड्स लेफ्ट। इसी तरह वायर नंबर 2 ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है वो वायर नंबर 1 तक पहुंच रहा है। तो इस फील्ड की डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज है, इसको हमने V2 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग या राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो राइटवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसको हमने -F से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब दोनों के ऊपर फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट होने की वजह से हम कहेंगे कि ये 2 वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब केस नंबर 2 की तरफ आते हैं। केस नंबर 2 में अब हमने एक वायर के अंदर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देना है ताकि दोनों वायर्स में करंट एक दूसरे के अपोजिट आ जाए। अब आप देखें कि ये हमारे पास वायर नंबर 1 और वायर नंबर 2 में करंट एक में अपवर्ड और एक में डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है। दोनों का राइट हैंड रूल से हमने फील्ड ड्रॉ किया, तो वो फील्ड हमारे पास वायर नंबर 2 में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और वायर नंबर 1 में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब आप देखें कि दोनों वायर्स के सेंटर का जो एरिया है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सेम डायरेक्शन में है, दोनों के एरो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। तो इस वजह से इन दोनों वायर्स के सेंटर में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा और ये हमारे पास इनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ गया। एक की करंट को हमने डॉट से शो कर दिया और एक को हमने क्रॉस से शो कर दिया कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब इसकी वजह से ये दोनों वायर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगी, यानी दोनों के ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो आप फिर देखें तो वायर नंबर 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड वायर नंबर 2 तक पहुंच रहा है दिस इज V1, ये फील्ड के अंदर आ गई, करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट इज इन द राइटवर्ड डायरेक्शन। वायर नंबर 1 के अंदर वायर नंबर 2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पहुंच रहा है दिस इज आल्सो इन द सेम डायरेक्शन ऑफ V1, तो इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी that is again opposite to the force of wire number 2 and that is in the leftward direction। तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से हम कहेंगे कि ये दोनों वायर्स या कंडक्टर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब यहाँ पे हमारे आज के लेक्चर का वक्त खत्म होता है। इंशाअल्लाह अगले लेसन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।